प्रैक्टिकल जर्नलिज्म और न्यूज़ राइटिंग के जितने स्टूडेंट्स हैं, हाउ आर यू, कैसा काम चल रहा है, आप तैयारी कैसी कर रहे हैं, लेक्चर्स आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ लेक्चर्स फॉलो करें और उसके बाद हमें भी कांटेक्ट करें अगर कोई इश्यूज आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ये जैसे कि आपने देखा होगा कोर्स आउटलाइन में कि मतलब न्यूज़ की डेफिनेशन के बाद जो टॉपिक हमको पढ़ाना था और पढ़ाना है वो है न्यूज़ वैल्यूज़ और न्यूज़ वर्दीनेस। ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें ये है कि न्यूज़ की दर्जाबंदी कैसे की जाती है, समझ में, यानी वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो तय करते हैं कि ये न्यूज़ रिपोर्ट उस न्यूज़ रिपोर्ट के मुकाबले में ज़्यादा अहम है या कम अहम है। सो न्यूज़ वैल्यूज़ or newsworthiness is the concept in which you try to identify the factors that make a news report more important than other news report, या ऐसे वाकयात जिनमें आपको तमीज करनी है कौन सा ज्यादा अहम है कौन सा कम अहम है, ताकि उनकी दर्जाबंदी की जा सके और उनको यके बाद दीगरे दिखाया जा सके। पहला कौन सा वाकया इम्पोर्टेंट है, दूसरा वाकया कौन सा इम्पोर्टेंट है, तीसरा वाकया कौन सा इम्पोर्टेंट है। ये सब दर्जाबंदी करने के लिए यू हैव टू use the concept of news values या newsworthiness, in which the factors that make a report important, make an event important, are identified. All those events in which there are factors which make that event important will make that event more important than others. So there are factors in which an event in which there are a majority of factors that are more important than other factors, then that news report will be more important. So news values or newsworthiness is the concept in which we identify the factors that are at play about a particular event. एक वाक़या होता है, उसमें क्या 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 अवामिल हैं, क्या क्या उसकी खासियतें हैं उस वाक़ये की, जो कि उसको दूसरे वाक़यात से ज़्यादा अहम या कम अहम बनाता है। ये वो कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज़ अबाउट न्यूज़ वैल्यूज़ और न्यूज़ वर्दीनेस के मतलब कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत मैंने समझाने की कोशिश की, ताकि और अगर उसको दोबारा बताऊं तो ये है कि न्यूज़ वैल्यूज़ वो फैक्टर है जो कि किसी वाक़े को दूसरे वाक़े से ज़्यादा अहम या कम अहम बनाते हैं। इसलिए वो न्यूज़ वैल्यूज़ को या इवेंट्स की दर्जाबंदी करने में आसानी पैदा करते हैं कि भाई इन फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि ये अवामिल इस वाक़े में ज़्यादा अहम है, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया ज़्यादा दूसरे रिपोर्ट्स के बारे में मुकाबले में। तो इस तरह से अब इम्पोर्टेंट वैल्यूज मतलब वो कौन से अवामिल हैं जो हम इस कॉन्सेप्ट में डिक्लेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो अब हम आपको बताएंगे। पहला कॉन्सेप्ट है मैग्नीट्यूड और इम्पैक्ट। अब देखिए दो वाकयात होते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं अब ये इन फैक्टर्स को जिक्र करूं कि जो कि किसी खबर को ज़्यादा अहम बनाते हैं या कम अहम बनाते हैं, यानी बिफोर डिस्कसिंग द फैक्टर्स that make an event more important than others, we should discuss ये कॉन्सेप्ट जानना क्यों जरूरी। कॉन्सेप्ट जानना जरूरी यही है कि आपको मतलब अगर आप रिपोर्टर हैं और न्यूज, क्योंकि हम रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिकल जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि किसी वक्त तय करने के लिए कि अखबार की लीड क्या बनेगी, अखबार की सेकंड लीड क्या बनेगी, थर्ड लीड क्या बनेगी, ये मालूम करने के लिए आपको पता होना चाहिए आपके जहन में
एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसके जरिए से आप खबरों की दर्जाबंदी कर सकेंगे। आपको पता होगा कि ये खबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये खबर कम इंपॉर्टेंट है और क्यों। और एक तो ये कुछ तो सब एडिटर्स वगैरह जो कि अखबार के लेआउट करते हैं, जो तय करते हैं कि आजकल आज की लीड क्या होगी अखबार में, या ये कि टेलीविजन बुलेटिन अगर डिसाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट लीड क्या होगी, फिर सेकंड लीड क्या होगी, थर्ड लीड क्या होगी, इसमें ये न्यूज वर्दीनेस और न्यूज वैल्यूज का जानना जरूरी होता है। तो आपको पता होता है कि भाई ये आप खबरों की दर्जाबंदी करने में आसानी रहती है। तो ये एक तो ये कि जो यानी सब एडिटर्स हैं अखबार में, जो सब एडिटर्स कहलाते हैं, और जो प्रोग्राम को फाइनल शेप देते हैं, फाइनल शेप देते हैं उसको टेलीविजन प्रोग्राम्स को, वो लोग जो होते हैं, यानी वो लोग, वो असहाब, वो प्रोफेशनल्स जो ये तय करते हैं कि पहला 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 लीड क्या होगा, सेकंड लीड क्या होगा, वो टेलीविजन में हो चाहे अखबार में हो, वो उनके लिए कारआमद है एक कॉन्सेप्ट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है न्यूज वैल्यूज और न्यूज वर्दीनेस का। मगर रिपोर्टर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि अगर उनके सामने दो वाकयात हैं तो वो किस किस वाकये पे कितना टाइम सर्व करेंगे, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ओवरऑल प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में तो ये सब एडिटर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और उसमें भी रिपोर्टर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मगर न्यूज न्यूज रिपोर्टिंग, न्यूज राइटिंग जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें तो रिपोर्टर्स को जानना जरूरी है कि मैं अगर यहां जाऊं कि वहां जाऊं, उस खबर के लिए मैं अपना वक्त सर्व करूं या उस खबर पे ज्यादा काम करूं। तो उसको भी पता होना चाहिए, न्यूज वैल्यूज को, रिपोर्टर्स को भी पता होना चाहिए। मतलब ये कि अलगर्ज सहाफी जितने भी हैं उन सबको ये कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि जो है ना खबरों की दर्जाबंदी कैसे होती है। उसके सामने अगर रिपोर्टर के सामने दो असाइनमेंट्स हैं तो उसको कम से कम पता होना चाहिए कि मैं इस असाइनमेंट पे आधा घंटा खर्च करूंगा, इस असाइनमेंट पे 4 घंटे खर्च करूंगा। 8 घंटे की ड्यूटी है, बाकी टाइम जो है ना हम लिखने में सर्व करेंगे, है जी। तो इस तरह से उसको कम से कम अगर उसकी, तो रिपोर्टर्स को भी ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सी खबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या फैक्टर्स हैं जो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं। तो अब पहला इसमें जो न्यूज वैल्यू है वो बहुत सिंपल सा है। सारे ही ये कॉन्सेप्ट्स जो है ना सिंपल है, जितने भी न्यूज वैल्यूज हैं, न्यूज वर्दीनेस के फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे सिंपल हैं, कॉमन सेंसिकल हैं, नॉन सेंसिकल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कॉमन समझ में आने वाली बात है। मगर उसको दिखाना जरूरी है क्योंकि अखबार ये रांची यूनिवर्सिटी में कभी कभी पूछ लिया जाता है और एम्स में भी हमने पूछा था, मेरे ख्याल में मिड में पूछा ही था। तो अच्छा, मैग्नीट्यूड और इम्पैक्ट, ये पहला फैक्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड और इम्पैक्ट का मतलब ये है कि जो भी वाकया हुआ है वो उसने कितने लोगों को मुतासिर किया है। यानी मुतासिर करने वाली बात यह है कि कोई वाकया होता है, या छोड़ दें बहुत बड़े बड़े वाकयात की बात ना करें, अगर सिंपल सा वाकया भी देख लें। सुपर हाईवे पे एक एक्सीडेंट होता है, दो आमने सामने से आने वाली गाड़ी टकरा गई, दोनों फैमिलीज का नुकसान हुआ है। तो कम से कम आपको पता है ना कि हो सकता है 1 दर्जन 2 दर्जन लोग मुतासिर हुए हों, इसलिए कि दोनों खानदानों की जिनकी गाड़ियां थी और जो टकरा गई, ये भी एक फैमिली कार थी, ये भी एक फैमिली कार थी, और दोनों टकरा गई, उसमें कुछ लोग इनके मरे हैं, कुछ लोग उनके मरे। अगर वाकया ये, तो इस वाकये में अगर आप खबरियत ढूंढे, न्यूज वैल्यूज ढूंढे, तो आपको पता है इम्पैक्ट के मद में या इम्पैक्ट के कैटेगरी में आप ये कह सकते हैं कि कम से कम 2 खानदान मुतासिर हुए, कम से कम 2। अब उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज होंगी वो भी। अच्छा, अभी मैं उन खानदानों की बात कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल मशहूर नहीं है, कॉमन खानदान, मतलब हमारे जैसे और आपके जैसे। तो इन खानदानों में कम से कम 2 फैमिलीज तो मुतासिर हुई ना। तो ये हुआ इसका इम्पैक्ट और इसका मैग्नीट्यूड कह लीजिए। तो ये एक बेसिक चीज है कि कितने खानदान मुतासिर हुए, कितने लोग मुतासिर हुए। अच्छा, फिर एक और चीज है कि वाकया भी हुआ नहीं है या वाकया हो गया है, मगर उसकी वजह से
वाकया हो गया है जिसकी वजह से इतने लोग मुतासिर होंगे। कितने लोग मुतासिर होंगे मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। वाकया ये है कि सिंध यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया है कि कोरोना की वजह से तमाम बच्चे प्रमोट हो गए, अगले 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 सेमेस्टर में प्रमोट हो गए। अब सिंध 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 यूनिवर्सिटी कहा मैंने या सिंध गवर्नमेंट कहा, बहरहाल अगर सिंध गवर्नमेंट कहा है तो पूरे सूबे में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सबके सब मुतासिर हुए, बल्कि मुतासिर क्या हुए, खुश हुए भाई नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो इसका मतलब यह है कि या तो वाकया तो ऐलान का है, अनाउंसमेंट हैज बीन मेड, उस अनाउंसमेंट की वजह से इतने लोगों को, इतने स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन को इत्मीनान हो गया कि भाई बच्चा जो है हमारा उसका टाइम ज़ाया नहीं हो रहा है और बच्चे हमारे जो है वो उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो प्रमोट हो जाएंगे नेक्स्ट। हाँ, उसमें कुछ स्टूडेंट्स जो है वो खुश होंगे कि भाई पोजीशन नहीं ले सके इस दफा, मतलब मतलब ये कि कुछ स्टूडेंट नाराज होंगे कि हम पोजीशन नहीं ले सके, और पेरेंट्स भी कि भाई हमारे बच्चे का टेस्ट होगा नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है बच्चा हमारा पढ़ भी रहा है कि नहीं। मगर अक्सर लोग तो खुश होंगे ना, तो नेक्स्ट। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल था आपको बताने का कि इम्पैक्ट से मुराद क्या है। खबर ऐलान एक हो गया, अच्छा ये तो एक ये ऐलान हो गया ना। दूसरा ऐलान इस किस्म का हो कि मिसाल के तौर पे कोई बग आ गया नादरा के सिस्टम में, मिसाल दे रहा हूँ और बिल्कुल मतलब फर्जी मिसाल है कि नादरा के सिस्टम में बग आ गया। उसके बाद पता ये चला कि 2020 में जितने भी शनाख्ती कार्ड थे वो उनमें अक्सर शनाख्ती कार्ड जाली थे, और इस दौरान जो है 2 लाख शनाख्ती कार्ड बने सन 2002 में, 2020 में, 2020 में 2 लाख शनाख्ती कार्ड बने हैं और उसमें से कोई 50% जाली। तो नादरा को ऐलान करना पड़ेगा, हुकूमत को ऐलान करना पड़ेगा, है ना, इंटीरियर मिनिस्ट्री को ऐलान करना पड़ेगा कि भाई जितने भी आइडेंटिटी कार्ड 2020 में बने हैं इनमें सबको मंसूख किया जाएगा। आप वो फर्दन फर्दन ये कहना कि भाई वो चेक करना कि कौन से शनाख्ती कार्ड दुरुस्त थे, कौन से शनाख्ती कार्ड जाली थे, उससे पहला स्टेप तो गालिबन यही होगा ना, हर मिनिस्ट्री यही करेगी ना कि भाई 2020 के जितने भी शनाख्ती कार्ड है मंसूख कर, तो एक अनाउंसमेंट करेंगे। तो वो अनाउंसमेंट क्या होगी कि भाई वो बावजूद यानी बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस the Interior Ministry has decided to cancel all the national identity cards issued this year, है ना। तो ये उन्होंने ऐलान किया। अब वो 2 लाख लोग, 2 लाख जिनके शनाख्ती कार्ड बने थे इस दौरान, चाहे वो जाली थे चाहे वो जेन्युइन थे, जितने भी मंसूख हो गए, तो वो इम्पैक्ट उनका वो हो गया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है मैग्नीट्यूड और इम्पैक्ट का कॉन्सेप्ट दर्जाबंदी में, खबरों की दर्जाबंदी में कैसे इन्वॉल्व होता है। अब मिसाल के तौर पे 2005 में एक जल्जला आया था, 90,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए थे, ठीक है, उनके जो है इमारत गिर गई थी, उनके जो उनके घर गिर गए थे, और बहुत से लोग मतलब 90,000, सॉरी गलत बता रहा था मैं, 2005 में जो जल्जला आया 90,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए, 90,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, ठीक है। और उनके 3 गुना 4 गुना लोग जो है वो बेघर हुए, उनके घर गिर गए, ठीक है। तो एक मतलब लाखों में जो है वो अफेक्टेड, अगर कहें जो मुतासिरीन जल्जला थे, the people who were affected by the earthquake were in the hundreds of thousands, but over 90,000 were killed. 90,000 से ज्यादा लोगों का इंतकाल हुआ था, शहीद हुए थे, और मतलब उससे कहीं ज्यादा 1.5 लाख से ज्यादा लोग, तकरीबन 2 लाख के करीब लोग बेघर हुए थे, बेआसरा हुए थे, यूं सब। तो उसका एक इम्पैक्ट है। अब उस दिन अगर अखबार बनेगा तो पहली लीड, सेकंड लीड, तीसरी लीड सारी की सारी अर्थक्वेक, तो देयर इज जस्ट वन लीड,
क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे उस दौरान यानी पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में ज्यादा जो जिन जिन खबरों ने लोगों को मुतासिर किया और जो लोग जो है वो लीड वीड बनी जिनकी, तो अगर वाकयात की दर्जे में देखें तो टेररिज्म के वाकयात सरे फहरिस्त थे। मगर कोई भी टेररिज्म का वाकया उस जल्जले को मैच तो नहीं कर सकता ना कि जिसमें कि 90,000 लोग मरते। ऑब्वियसली वो कैजुअलिटी सारे के सारे पहले दिन जो है वो तो नहीं समझ में आई थी लोग। पहले दिन तो ये था कि वो खैर जैसे भी कवर हुआ होगा, वो आप हिस्ट्री में जाएंगे, आर्काइव्स में जाएंगे, वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे धीरे धीरे कवर हुआ। मतलब सवाल ये है कि एज ए एज ए एज ए एज ए स्टूडेंट ऑफ दिस दिस सब्जेक्ट, न्यूज जर्नलिज्म और प्रैक्टिकल जर्नलिज्म और न्यूज राइटिंग रिपोर्टिंग, इसमें हमको सिर्फ ये समझना है कि एक वाकया होता है जिसमें 20,000 लोग मुतासिर होते हैं। एक वाकया है टेररिज्म का है, मस्जिद में धमाका हुआ है, 15 लोग मर गए, शहीद हो गए, 15 लोग शहीद हो गए। 15 लोगों की शहादत के बरखिलाफ एक और वाकया है जो कि 20,000 लोगों के मुतासिर होने का ऐसा वाकया इसमें 20,000 लोग मुतासिर हुए, ठीक है, उनकी जिंदगियों पे असर पड़ा या जिंदगी खत्म ही हो गई। तो ऑब्वियस है कि इस अकाउंट में, इस मद में, इस फैक्टर की, इस कैटेगरी के इस दर्जे पर इम्पैक्ट और मैग्नीट्यूड की मद में जल्जला ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज अपोज टू एनी टेररिज्म। क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े टेररिज्म के वाकयात भी देख लें आप, तो वो क्या था, मतलब ये कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 3,000 बिटवीन 3,000 and 4,000 पीपल बचे। तो एक जल्जला जो कि 90,000 जिंदगियां ले गया, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है ना वो। तो एक तो ये न्यूज वैल्यूज का इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो मुतासिर हो चुके हैं या इस ऐलान के बाद होंगे। यानी कोरोना की वजह से सारे इम्तहानात खत्म हो गए, नहीं लिए जाएंगे इम्तहानात और सब कुछ जो है ना प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर ये ऐलान है, कितने लोग इससे फायदा उठाएंगे या नुकसान उठाएंगे, एक वो लोग हैं, और दूसरे दर्जे पर अगर कोई उसी दिन का जल्जला है, तो ये है फैक्टर जिसको कहते हैं मैग्नीट्यूड एंड इम्पैक्ट। यानी ऐलान के बाद या वाक़े के फौरन बाद, वाक़े की वजह से, ऐलान की वजह से या वाक़े की वजह से कितने लोग मुतासिर हुए, वाक़या जो हुआ है उसमें कितने लोग मुतासिर हुए हैं, ये इम्पैक्ट और मैग्नीट्यूड। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। इससे भी ये पहला फैक्टर है, या इसी तरह के सिंपल कॉन्सेप्ट है। दूसरा देखें प्रॉक्सिमिटी, ये दूसरा फैक्टर है जो कि खबरों को हमारे अहम और गैर अहम बनाता है, या तो अहम बनाता है या गैर अहम बनाता है। अब उसमें देखिए मैंने हिंट्स में दे रखा है क्लोज टू होम और अवे। यानी ये जो वाकया है ये हमारे कितने करीब है। कितने करीब से मतलब ये हुआ कि वाकया सिर्फ हमारे दिल से करीब होने का नहीं है, मामला फिजिकली करीब होने का है। मतलब ये वाकया हमारे शहर का है, हमारे मुल्क का है, या हमारी दुनिया का है, ठीक है। अगर कोई वाकया हमारे शहर का है तो ऑब्वियसली ये ज्यादा अहम हो जाएगा एज अपोज टू समथिंग विच हैपेंड अब्रॉड, या फॉर दैट मैटर इवन द अदर प्रोविंस। अगर आप देखें, पहली बात तो ये है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, अखबार का टारगेट ऑडियंस क्या है, पहले तो वो तय होता है। या अखबार का टारगेट ऑडियंस, अगर हमारे अखबार का टारगेट ऑडियंस अगर सिर्फ कराची है, मसलन मैं कराची का एक इवनिंग अखबार हूं, या मैं एडिटर हूं कराची के किसी इवनिंग अखबार का, ठीक है, तो मेरे लिए कराची की खबरें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठट्टा की खबरें कम इंपॉर्टेंट होंगी। या मैं K21 नाम का एक चैनल है जिसमें सिर्फ कराची की खबरें आती हैं, या मेट्रो नाम का एक चैनल है, टेलीविजन है और सारी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हो सकता है, मगर
जहां जहां ब्रॉडकास्ट होता है वो वहां होता है। और ये कि पॉसिबिलिटी तो उसकी है कि सारी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हो, मगर वो सिर्फ कराची की खबरें देता है, नेशनल खबरें भी देता है, मगर उसको कम अहम समझते हैं। उसकी पॉलिसी ये है कि हमने कराची को केटर करना है, हमारा टारगेट ऑडियंस कराची है, कराची के लोगों को मुकामी खबरें जो जब चाहिए होंगी तो हमारे चैनल पे आएंगे, तो हमने चैनल का नाम भी इसलिए मेट्रो। तो इसमें आपके लिए बड़ा अहम हो जाता है कि हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जितने भी अखबार हैं कहीं ना कहीं नेशनल तो होंगे, चाहे यूके का अखबार है वो अपने सिटीजन्स के लिए नेशनल है, और इंटरनेशनल ऑडियंस भी अगर उनको देखती है तो भी जो उनका होम ऑडियंस है वो तो लोकल खबरें ज्यादा चाहेगा ना, और क्योंकि उसकी सर्कुलेशन और उसकी रीडरशिप, फॉलोशिप, आई बॉल्स, जो जितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, व्यूअरशिप, जितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं उसमें से 90%, 80%, चाहे वो गार्डियन हो, चाहे वो टाइम्स हो, वो इंटरनेशनल अखबार भी हैं, मगर उनका लार्जली जो ऑडियंस है ना वो तो लोकल है। उसी तरह से डॉन को शायद बाहर भी लोग फॉलो करते होंगे, मगर ऑब्वियसली डॉन जो है वो तो इस चीज पर रिलाई तो नहीं कर सकता कि मुझे बाहर कितने लोग फॉलो कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, वो एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे है, मगर वो अगर मेजर नेशनल डेली है तो उसको नेशनल खबरें रखनी है ना, तो वो लैटिन अमेरिका की और यूरोप की खबरें जो है ना उसके लिए कम अहम हो जाती है। हाँ, कुछ फॉरेन ममालिक कुछ ऐसे हैं जो कि उनके मुसलमान ममालिक हैं, तो उनमें मुसलमान बसते हैं, तो वो इस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो वो कश्मीर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मुसलमान क्योंकि बहुत सारे जो है ना इंडिया में रहते हैं, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ज्यादातर तो नेशनल खबरें ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट, मगर अगर फॉरेन खबरों में से कुछ लेना है तो फिर आप अफगानिस्तान की ले लेते हैं। आप जो है वो कहते हैं कि ठीक है, फलस्तीन हमारे भाई हैं मुसलमान होने के नाते, और ट्रिपल अव्वल की वजह से, है ना जी। तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, तो कश्मीर इम्पोर्टेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद मुसलमान, अच्छा, रोहिंग्या बर्मा से निकाले हुए लोग हैं, तो वो तो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट कभी भी नहीं थे। बर्मा की कवरेज कहाँ होती थी हमारे यहाँ, मिसाल के बर्मा की कवरेज हमारे यहाँ नहीं होती, मगर सिर्फ इस वजह से कि रोहिंग्या जो है एक बर्मा और बांग्लादेश की डिस्प्यूटेड एक चीज है, कि उसमें जनाब अली वो जो है ना वो बर्मा वाले कहते हैं कि ये हमारे नहीं है, हालांकि वहीं के लोग थे, वो निकाले गए। और क्योंकि मुसलमान है रोहिंग्या, तो हम उनको कवरेज देते हैं। तो वो फॉरेन, मतलब ये एक्सेप्शंस हैं। पैलेस्टाइन की जो पैलेस्टाइन की कवरेज हो जाती है, वो सिर्फ हमारे रिलीजन की वजह से हो जाती है हमारे अखबार। अदरवाइज तो नेशनल इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन इंटरनेशनल। अमेरिका का मतलब सारी दुनिया में ही कुछ अखबार होंगे जो कि अमेरिका को कवर करते होंगे। वो इसकी वजह नहीं है कि वो अमेरिका से बहुत मोहब्बत करते हैं, बल्कि इस वजह से कि जो अमेरिका की पॉलिसी है वो सारी दुनिया को अफेक्ट करती है, इसलिए कवर हो जाता है। अदरवाइज ज्यादातर अखबार नेशनल चीजों को, तो ये फैक्टर वो है जो कि डिटरमिन करता है कि भाई ये खबर जो है मकामी है या गैर मकामी है, या नेशनल है या इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल है तो सबसे कम अहम होगी, ज्यादा अहम नहीं होगी, अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शंस जो कि मैंने बताए। मगर नॉर्मली आप नेशनल खबरों को ज्यादा अहमियत देंगे, तो ये मतलब है नेशनल और इंटरनेशनल का। खबर हमसे जोग्राफियाई तौर पर कितनी करीब है, इसलिए कहते हैं कुर्ब मकानी, एज अपोज टू कुर्ब मकानी। यानी कुर्ब मकानी का मामला यह है कि जोग्राफियाई तौर पर, यानी प्रॉक्सिमिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको उर्दू में जब लिखते हैं तो कुर्ब मकानी कहते हैं, कि मकानियत के हिसाब से, है ना, क्लोजनेस के हिसाब से, जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के हवाले से ये हमसे कितना करीब है। रूह के हवाले से, यानी इन टर्म्स ऑफ को रिलीजन, और इन टर्म्स ऑफ
ब्रदरहुड, तो ठीक है, पैलेस्टाइन भी हमारी सरजमीन है और कश्मीर भी हमारी सरजमीन है, मगर कुर्बे मकानी के हिसाब से जुग्राफियाई तौर पर कराची की खबरें कराची के अखबार के लिए ज़्यादा अहम होंगी, स्पेशली अगर मेट्रो हो या डॉन का मेट्रो सेक्शन हो या द न्यूज़ का सिटी सेक्शन हो, उनके लिए जो है सिटी की खबरें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। मगर बाकी पेजेस के लिए नेशनल की खबरें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, इंक्लूडिंग फ्रंट पेज एंड बैक। तो फ्रंट पेज और बैक पेज प्राइमरीली नेशनल खबरों से बनते हैं तमाम मेजर अखबार के, और जितने बुलेटिन होते हैं टेलीविजन चैनल्स के ऊपर या रेडियो चैनल्स के ऊपर, ज्यादातर मुकामी खबरों पर मुनहसिर पर बने हुए होते हैं, यानी उनमें जो है ना जिक्र जो है मुकामी खबरों का होता है, मुकामी वाकयात का। तो नेशनल इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन इंटरनेशनल, ये प्रॉक्सिमिटी से मुराद है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें, प्रोमिनेंस एंड सेलिब्रिटी। मैंने अपने पहले लेक्चर में कहा था कि मिसाल के तौर पे वो जो हम डिस्कस कर रहे थे कि समथिंग विच इज न्यू, एनीथिंग विच इज न्यू इज न्यूज। तो मैंने वहां पे कहा था कि अगर मेरी चौथी शादी होती, ठीक है, तो थोड़ा सा मजा रखने के लिए लेक्चर में मैंने ये कहा था कि मेरी मेरी चौथी शादी होती, तो वो दिस इज वेरी न्यू, बहुत ही नया है, और आम आदमी के लिए भी नया है कि वो हो आजकल के जमाने में 4 शादियां, तो वो है तो न्यू न्यू चीज। तो मगर फिर मैंने कहा था कि नहीं, मेरी खबर नहीं छपेगी, इमरान खान की खबर छपेगी जब वो कि बुशरा बीबी के बाद एक और शादी करें वो, तो चौथी उनकी बीवी जो होगी वो। तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि जिसमें ये कहते हैं कि भाई प्रोमिनेंस और सेलिब्रिटी, कोई कौन आदमी सेलिब्रिटी है ना। वो किसी ने मजाक में कहा कि सेलिब्रिटी का कुत्ता भी सेलिब्रिटी होता है, और उसी तरह से प्रोमिनेंट आदमी की हर बात जो है ना अच्छी लगती है, या कि अच्छी लगे ना लगे उसमें खबरियत ढूंढी जाती है। प्रोमिनेंट आदमी जो कि किसी न किसी तरीके से पब्लिक आई में आ गया है, जो पब्लिक जिसको देखना चाहती है, जिसके बारे में सुनना चाहती है, चाहे उसका क्रिटिसिज्म ही क्यों ना हो, तो वो जो है वो उनके ऐसे शख्स के हालात और वाकयात में दिलचस्पी रखते हैं। तो इमरान खान जो है वो छींकेंगे भी तो रिपोर्ट बन जाए, ठीक है। वो तो जिस जमाने में वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी थे तो फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन के तौर पे ही उनको कवरेज मिलती है। क्या वसीम अकरम आज जो है, वसीम अकरम तो कुछ नहीं करते ना, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, किसी की क्रिटिसिज्म मंजूर नहीं है। मतलब ये कि प्रोमिनेंस खुद एक खामखा का जो है ना वो एक मतलब खबरियत की एक वजह बन जाए, यानी खबर वाले जो हैं, यानी खबरों वाले सहाफी, वो ऐसे लोगों को ढूंढा करते हैं जो कि सेलिब्रिटी हैं या थे या आइंदा भी शायद बन सके, या नए नए स्टार हुए उनको तो मतलब ये कि जो लोग पब्लिक आई में है, प्रोमिनेंट है, लोगों दूसरे लोगों से मुमताज समझे जाते हैं किसी भी वजह से, उनके बारे में जो कुछ होगा वो भी। तो अगर मिसाल के तौर पे वो हमें याद है कि जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया था, तो पहली तस्वीर जो छपी थी पाकिस्तानी अखबारों में, वो अक्सर में ये छपी थी कि अक्सर अखबारों में ये खबर जो छपी थी वो ये थी कि बेगम साहिबा नजर आ रही थी, साहिबा मुशर्रफ मेरा ख्याल है, और परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ और उनका कुत्ता। तो वो उस दिन के अखबारों में जब परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था, नवाज शरीफ साहब को खुट्टे मार के निकाला गया था प्राइम मिनिस्टर हाउस से और जेलों में डाला गया, और उसके तो पहली जो तस्वीर छपी थी वो मुशर्रफ, बेगम मुशर्रफ और उनका कुत्ता, और उस दिन लोगों को पता चला कि उनके कुत्ते का नाम क्या है, गालिबन तो कैप्शंस के जरिए। तो मतलब सेलिब्रिटी, और अच्छा उससे एक दिन पहले परवेज मुशर्रफ वॉज आर्मी चीफ, ठीक है,
कुछ थोड़ी बहुत कवरेज मिल जाती थी, मगर ये तो नहीं था ना कि उनकी वाइफ का भी तस्वीर छपेगी और उनके कुत्ते की भी तस्वीर छपेगी, ये तो नहीं था ना। जिस वक्त वो प्रेसिडेंट हो गए और जब उन्होंने नवाज शरीफ को जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस से धक्के दे करके निकलवाया, उसके बाद वो उनकी तस्वीर छपने लगी फौरन, नए अगले दिन फट टेक्स्ट पेज, फ्रंट पेज। ओवरनाइट सेलिब्रिटी कैसे बनता है? तो क्रिटिसिज्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है, किसी की भी क्रिटिसिज्म मंजूर नहीं है, मगर सवाल यह है कि कॉन्सेप्ट वाइज जब एक आदमी पब्लिक आई में आया तो अब उसका पेट भी इम्पोर्टेंट है। और वो तस्वीर छापने का बेसिक मकसद ये था कि लोगों को ये पता, तस्वीर रिलीज भी जो है उन्होंने जो प्रेसिडेंट ने तो मुशर्रफ साहब ने खुद रिलीज की थी ना वो तस्वीर, उनकी उनकी तस्वीर उनकी मर्जी के बगैर कैसे रिलीज होगी? तो वो तो ये इसलिए रिलीज की गई थी कि वो इस शो को ये करते थे कि करना चाहते थे कि भाई देखो एक सेक्युलर न्यूट्रल आदमी है। खैर वो तो एक बहस दूसरी हो जाएगी, बहस पॉलिटिकल हो जाएगी, मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ। तो प्रोमिनेंस और सेलिब्रिटी का मकसद ये है कि ऐसी चीजें जो कि ज्यादा अहम नहीं होती मगर वो मुताल्लिक हैं प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी और सेलिब्रिटी से मुताल्लिक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो सेलिब्रिटी ज्यादा कवर होते हैं। अगर खबर में कहीं सेलिब्रिटी है या कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है तो वो दूसरे खबरों के मुकाबले में ज्यादा अहम होता है। ठीक हो गया ये कॉन्सेप्ट। हाउ पॉपुलर और वेल नोन इज द मेन कैरेक्टर इन दैट न्यूज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नॉवेल्टी ऑडिटी। अच्छा, प्रोमिनेंस से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मगर ये कि वाकया कितना मतलब कितना कॉमन है या कितना ऑड है। वाकया, ऐसे वाकयात बहुत होते हैं। अगर ऐसे जैसे मैंने कभी एग्जांपल दी थी कि रोजाना हर शहर में दर्जनों सैकड़ों सैकड़ों अगर नहीं तो दर्जनों एक्सीडेंट होते हैं, मगर किसी की हेडलाइट टूटती है, किसी की बैकलाइट टूटती है ना जी, गलियों गलियों में हो रहे हैं एक्सीडेंट। तो उसमें सिर्फ वो एक्सीडेंट जिसमें कि थोड़ा सा नॉवेल्टी हो, ऑडिटी हो, ट्रेजेडी हो, वो कवर होंगी, बाकी रूटीन एक्सीडेंट है। तो ऐसे एक्सीडेंट जिसमें कि कोई वाकयात और अमवात नहीं हुए, सॉरी लोग जख्मी नहीं हुए या अमवात नहीं हुई, उसको तो कवर भी नहीं होना चाहिए, स्पेस जाया करने वाली बात। तो ऑडिटी वाले कौन सी खबरें हुई, नॉवल कौन सी खबरें हैं, मैं बता, ये जो चीजें वो होती है ना आजकल। देखिए कोरोना कोरोना का अगर देख रहे हैं तो कोरोना के एग्जाम्पल जो है ज्यादा दिए जाएंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। एक खातून है जो 101 साल की है, उनको कोरोना होता है, वो बच जाती है, ठीक हो गई, कोरोना हुआ जरूर, ठीक हो गई। तो ये जो है ना ये रेयर वाकयात में आ जाएगा, क्योंकि आप अगर स्टडी करें खासतौर से यूरोप में तो कोरोना के मरीजों में जो कि 60 साल से ज्यादा एज के हैं उनमें अक्सर का इंतकाल हो गया। ये खबर जो है ना सिर्फ इसीलिए बनी है और छपी है किसी अखबार में या टेलीविजन में टेलीकास्ट हुई है इसलिए कि बड़ी बी जो है बच गई, उनको बचना नहीं चाहिए था। तो ये ऑड हो गया, ऑड खबर है, ऑड वुमेन आउट, ऑड पर्सन आउट। अच्छा, अब एक घर में 5 बच्चे एक साथ हो गए, एक वालिद के यहाँ, यानी एक शख्स के यहाँ 5 बच्चे हो गए। एक तो धड़ से गरीब हो गया, वो तो एक अलग बात है ना। 5 बच्चों का पैम्पर लाना तो वैसे ही उसको गरीब कर देगा, वो तो छोड़ दीजिए। इसमें खबरियत इस फैक्टर में खबरियत उस सूरत में आती है और इसलिए आती है कि ये बहुत ही रेयर ओकेजन है कि मतलब आउट ऑफ मिलियंस एक वाकया ऐसा होता है, यानी आउट ऑफ मिलियंस ऑफ प्रेगनेंसीज एक प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिसमें कि एक साथ 5 बच्चे हो जाए, इसलिए कवर होता है। आपने देखा होगा कि मतलब ये वाकया रेयर है और इसलिए कवर होता है।
ट्विंस भी इसलिए कि अखबारों में अगर ट्विन आ जाए, ट्विंस की खबर आ जाती है, तो ट्विंस भी इसलिए कवर होते हैं कि वो रेयर होते हैं, और वो ठीक है उनमें सिमिलैरिटीज होती हैं, चेहरे के सिमिलर होते हैं ये वगैरह। इसके अलावा भी एक बड़ा फैक्टर ये है कि ये पता नहीं कितने टेंस ऑफ थाउजेंड्स के बाद जो है एक वाकया होता है ऐसा, जिसमें कि दो बच्चे एक साथ एक वालदा क्या हो जाएंगे, एक औरत क्या हो जाएगी, इसलिए रेयर होता है। अच्छा, फिर कंजॉइंट ट्विंस का जो वाकया होता है कि एक साथ बच्चे जुड़वा पैदा हो गए, मतलब ये कि जिस्म के कुछ हिस्से जो है जुड़े हुए, और सर्जरी के बाद उसको अलग करना पड़ता है, ये भी इसलिए कवर होता है कि रेयर होता है। जो चीजें ऑड हैं, चाहे वो ट्रेजिकली ऑड हो या हैप्पी ऑड हो, वो सिर्फ इसलिए कवर हो जाती है कि, और वो जो एक डेफिनेशन है कि इंसान अगर कुत्ते को काटेगा तो खबर होगी, तो अगर वाकई कोई ऐसा वाकया हो जाए जिसमें इंसान जो है इतना पागल हो जाएगा कुत्ते को काट ले, तो वो कवर होगा। तो वो है नॉवल या और खबरें। तो ऐसी खबरें जिसमें के मतलब नयापन है, एक एलिमेंट है कि ये बिल्कुल ही कभी कभी होती है चीज, तो इसलिए कवर करने वाली वो चीज है। अच्छा, सेलिब्रिटी से मुख्तलिफ है ये। सेलिब्रिटी और प्रोमिनेंस का मतलब मकसद ये है कि जो मशहूर चीज़ों के वाक़यात हैं, मशहूर शोबिस पर्सनैलिटी है, ये है वो, उनके बारे में हर छोटी बड़ी चीज़ खबर बन जाती है। ये दो कॉन्सेप्ट, नॉवेल्टी और ऑडिटी के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मामला ये है कि बर वक्त कौन सी खबर है, और कौन सी खबर मर गई, जिसको हम लोग आम अल्फाज में कहते हैं साहब, कि ये तो खबर मर चुकी है यार। मर चुकी का मतलब ये कि छप चुका है, इसका कोई एंगल छप चुका है। और कौन सी जो है खबर अभी बिल्कुल मतलब करंट है, व्हाट इज बर वक्त एंड व्हाट इज बेवक्त या आफ्टर वक्त, यानी आफ्टर it has come to you, that piece of information has come to you after it has been discussed, broached upon या कवर्ड एल्सवेयर। दूसरे साहबियों ने इसको कवर कर लिया है, और अब इसकी खबर की कोई नहीं। अब इसकी एग्जाम्पल क्या होगी वो मैं समझाता हूँ। उसकी एग्जाम्पल ये है कि हाँ, अगर खबर ये है कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल जून 19 को कराची लिटरेचर फेस्टिवल सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा, तो आपकी खबर ये कहती है, उसके अल्फाज ये हैं कि फला फला तारीख को यानी जून 19 सुबह कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज होगा, और उसमें उसमें इतने लेक्चर दिए जाएंगे, और इतनी किताबें पे दस्तखत किया जाएगा, और इतनी किताबें लॉन्च होंगी, और इतने मतलब शोरा बात करेंगे, और इतने जो है वो साथी बात करेंगे, उस दौरान लेक्चर देंगे, और इतने लोग बाहर से आएंगे, और इतने लोग मुखातिब होंगे। राइटर्स इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट्स, 200 राइटर्स एंड जर्नलिस्ट विल स्पीक एट द इवेंट, ठीक है। उसके बाद एंड 20 बुक्स विल बी लॉन्च्ड, 30 बुक्स विल बी साइंड एंड सोल्ड, है ना, कराची लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान। ये आपके पास खबर है, और खबर स्टार्ट इस तरह से हो रही है, या खबर का जो बेसिक एलिमेंट है वो ये है कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल फॉर विच 200 speakers have been lined up will start at 9 a.m. on June 19. ये खबर है। तो देखिए, ये खबर जो है जून 19 की सुबह के अखबार के बाद, जून 19 के सुबह के अखबार के बाद, या जून 18 तक
जून 17 में छप सक ये खबर जून 17 से छप सकता है, जून 17 को छपेगा, ये खबर छपेगी, जून 17 को भी छप सकती है। तो 19 तारीख को सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा कराची लिटरेचर, अखबारों की बात कर रहा हूँ। 18 को छाप लीजिए, 18 को छाप लीजिए कि जून 19 सुबह 9 बजे कराची लिटरेचर फेस्टिवल स्टार्ट होगा, या आखिर आखिर जून 19 के मॉर्निंग के अखबार में आप ये खबर छाप दें कि जून 19 को सुबह 9 बजे, क्योंकि अखबार जो है वो आता है 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे सुबह, वहां तक आप अब ये जून 20 के अखबार में नहीं छप सकता, समझ रहे हैं? ये मतलब है टाइमलीनेस का। ये अभी मैंने सिर्फ अखबार का वाक़या बताया आपको, अखबार के हिसाब से टाइमलीनेस क्या होगा। अखबार में आपको याद रहना चाहिए कि एक दिन पुरानी खबरें हैं। सुबह के अखबार में, जुम्मे के अखबार में जुमेरात की खबरें मिलेंगी अक्सर 99%, अक्सर 99% खबरें जुमेरात की होंगी। जुम्मे को जो अखबार मिलेगा, तो ये 19 यानी 18 तारीख को जब अखबार बन रहा था, जो कि जून 19 का एडिशन था, उस तक तो चल सकता था। जून 18 को जो अखबार बनाया गया जून 19 के लिए, उसमें ये आखिरी दफा लग सकता है कि इतने इतने बजे जून 19 को कराची लिटरेचर फेस्टिवल स्टार्ट होगा, बस उसके बाद नहीं, उसके बाद तो ये खबर मर गई। अब आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत ऑब्वियस बात है, ये क्या बताने वाली बात, ठीक है, मगर सिर्फ बताने वाली बात ये है कि अब जो खबर छपेगी जून 20 के लिए वो ये होगी कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल स्टार्ट हो गया, और पहले दिन इतने लोगों ने खिताब किया वगैरह वगैरह, इतनी किताबें भी की इतने लोगों ने, तो ये इस तरह से होगा। अब ये नहीं छप सकता कि कराची लिटरेचर फेस्टिवल स्टार्ट होगा। अब ये छप सकता है सिर्फ के स्टार्ट हो गया है और हो गया था, और उसके आगे जो कुछ भी लिखा है, ठीक है, खबर की। अच्छा, अब टेलीविजन पे आ जाए। टेलीविजन में सुबह 9 बजे के बुलेटिन के बाद ये खबर, जून 19 सुबह 9 बजे के बुलेटिन के बाद, बल्कि 8 बजे के बुलेटिन के बाद, जून 19 के 8 बजे के हर साल बुलेटिन, सॉरी हर साल बोल रहा हूँ, हर घंटे पे एक बुलेटिन आता है रेडियो पे, तो कट ऑफ पॉइंट टाइमलीनेस के हिसाब से जून 19 के मॉर्निंग का 8 बजे का बुलेटिन है, उसके बाद आप ये नहीं लिख सकते कि 9 बजे स्टार्ट होगा जून 19 को। ओके, सो दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट। टाइमलीनेस का मतलब ये है कि अब जो है वो खबर मुख्तलिफ अंदाज में छपेगी। अब वो 9 बजे के बुलेटिन में ये दे सकते हैं आप, 9 बजे का बुलेटिन तो ये है कि बस अब हो गया है या हो रहा है, इस तरह करके, और वहां पे अगर कोई लाइव टेलीविजन रिपोर्टर है, लाइव लाइव जिसको लाइन पे लिया जा सकता है, तो वो कुछ आपको बता देगा कि भाई अभी भी स्टार्ट हुआ है, सीधा कटा है, या ओपनिंग स्पीच शुरू हो गई है वगैरह वगैरह। तो ये एक कॉन्सेप्ट है टाइमलीनेस का। तो इसमें भी देखिए सिर्फ टीवी के लिए उस आवर तक का की गुंजाइश मौजूद है, मगर न्यूज़पेपर के लिए एक दिन पहले इसको लास्ट दफा वो खबर छपेगी, उसके बाद फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स जब वो वाकया शुरू हो गया तो फिर वो खबर की हैत तब्दील करनी पड़ेगी। तो ये इज द न्यूज रेलिवेंट और आउटडेटेड, या यूं कहना चाहिए इज द न्यूज करंट और आउटडेटेड, टाइमलीनेस से मुराद है। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट अगला इसका, इसके बाद जो है न्यूज वैल्यूज का अगला कॉन्सेप्ट जो है वो आपके सामने ये कॉन्फ्लिक्ट की खबर है कि यानी 10-15 मिनट का लेक्चर रह गया है,
अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट आप हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है और उसका ये मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट, खबर में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो खबर इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्फ्लिक्ट भी एक क्राइटेरिया बन जाता है, बल्कि क्राइटेरियन बन जाता है इस चीज का कि ये खबर को मुमताज करता है कि नहीं करता। ये वो फैक्टर है जो कि किसी चीज को किसी चीज इसमें अगर मतलब ये कि यूं कह दें कि कॉन्फ्लिक्ट का तड़का भी है, इस वाक्य में अगर कॉन्फ्लिक्ट का तड़का भी है, टाइमलीनेस, टाइमली होने के अलावा और इम्पैक्टफुल होने के अलावा और प्रॉक्सिमिटी में हमारे करीब होने के अलावा अगर एक फैक्टर इसमें यह भी है कि कॉन्फ्लिक्ट भी है इस खबर में, इस वाक्य में, तब ये ज्यादा अहम हो जाएगा रीडर के लिए। तो कॉन्फ्लिक्ट का तड़का भी है। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं है कि हमेशा, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि अक्सर तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे। इस कॉन्सेप्ट के तहत वो खबरें भी आएंगी जिसमें कि बाकायदा जंग होती है, बाकायदा वायलेंस होती है, बाकायदा दो बदू लड़ाई होती है। तो वो कश्मीर की खबरें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, टेररिज्म की खबरें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी कि भाई इसमें बाकायदा तसादुम, यानी मुसल्लह तसादुम, मुसल्लह अफराद का तसादुम, आर्म्ड पीपल आर फाइटिंग ईच अदर, चाहे वो दोनों के दोनों उस वक्त मौजूद थे या न थे, या एक की जानिब से बम रखा गया था, दूसरे ने जो है ना शहादतें दी, एक फरीक ने शहादत दी और दूसरे ने जो बम रखा था। फिर ये जब रिटेलिएट करेंगे तो वो दूसरे फरीक भी मारे जाएंगे। हाँ, तो ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट तो है इस कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अहम हो जाने वाली खबरों का जिक्र है, बिल्कुल है। मगर कहने का मतलब यह है कि सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट वाली खबरें ही इस कैटेगरी में आएंगी, बल्कि ऐसी जैसे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। एक एक ही इदारे में दो आदमी जो है वो क्लेमेंट हो जाते हैं किसी कुर्सी के लिए, तो वो भी एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है ना। इफ नॉट एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट देन एटलीस्ट ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस, क्लैश ऑफ ओपिनियंस। ठीक है, तो किसी पार्टी में दो धड़े बन जाती है, या आज जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ जो है चौधरी निसार हुसैन बोलते हैं कि क्या मजाक है यार, यानी इन सो मेनी वर्ड्स तो नहीं उन्होंने कहा, मगर ये कि क्या भाई हम क्या उनके बच्चों से भी डिक्टेशन लेंगे। मरियम नवाज, मरियम नवाज जब वो पार्टी चीफ बन जाएंगे, अरे तो एक तरह से उन्होंने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का इजहार किया कि अब हम बच्चों से भी क्या, हम जो 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 आपके वालिद के शाना बचाना जिन्होंने जो है जद्दोजहद का आगाज किया, 20 साल हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, हम आपको सीखे हैं, अब हमारे बच्चे जो है हमको जो है ना ऑर्डर करेंगे जस्ट बिकॉज के नवाज के बच्चे हैं या वो शहबाज के बच्चे हैं। तो अगर ऐसा कोई ओपिनियन उभरता है वहां से, तो वो भी इस उम्र में आ जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन तो है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, तो उसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन भी है। तो मतलब ये कि कॉन्फ्लिक्ट इस कैटेगरी में उन खबरों को भी रखा जाएगा जिनमें जो है ना बाकायदा मुसल्लत तसादुम नहीं है, बल्कि हाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है। इट में सिंपली भी है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो कॉन्फ्लिक्ट में, अच्छा कॉन्फ्लिक्ट में ऐसे वाकया जिसमें कि बाकायदा जंग हो रही है, वायलेंस हो रहा है, वो तो रखे ही जाएंगे, वो तो शामिल है ही। बट ऑल्सो इंक्लूडेड आर दोज events in which two two people from the same party are claiming the same chair. For instance, two officers from PIA are trying to be the chief executive officer of that company. ये खबरें भी आएंगी जिसमें कि एक ऐसी सूरतों में जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हो जाए, तो आमतौर पे अखबार को खबरें जो है ना ज्यादा मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक सोर्स या दूसरा सोर्स कॉन्फ्लिक्ट का, कॉन्फ्लिक्ट की एक साइड और कॉन्फ्लिक्ट की दूसरी साइड, वो खबरें फीड कर रहा होता है अखबारों को। वो बाद में वो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बाद में
समझ में आए। वो सोर्सेज ऑफ न्यूज में हम आपको। चलिए जी, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अगला कॉन्सेप्ट करेंसी। करेंसी से मुराद वो पैसा नहीं है, बैंक नोट नहीं है। करेंसी से मतलब ये है कि व्हाट इज करेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टुडे, व्हाट इज टॉपिकल। नीचे लिखा भी है शायद, हाउ टॉपिकल इज द इशू इन। यानी इस वाक़े में ये जिस वाक़े पे ये खबर बेस है, जि, जिस जिस ये खबर की बुनियाद में जो वाक़या है या बेसिक वाक़या जिसकी बुनियाद पेश करता था जो खबर ने जन्म दिया है, वो कितना करंट है, कितना टॉपिकल है। उसकी मिसाल क्या है? उसकी मिसाल ये है कि आज कोरोना के मुतालिक आप कुछ भी बात करें वो टॉपिकल। यूँ समझिए, आजकल कोरोना का इतना चर्चा है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतने लोग इसके बारे में इंटरेस्ट रखते हैं कि कोरोना के बारे में मामूली से मामूली तफसील, मामूली से मामूली वाकया है ना, हर चीज कोरोना से मुतालिक है अगर, तो ये रिपोर्टर्स को भी समझ लेना चाहिए कि चाहे आप अगर इस वक्त है ना कोरोना पे कलम उठाएंगे तो आपकी खबर को हाथों हाथ लिया जाएगा, ये समझ। आप तो मतलब वो रिपोर्टर और वो प्रैक्टिकल जर्नलिज्म के स्टूडेंट के बारे में ये कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, या न्यूज राइटिंग के स्टूडेंट्स को ये समझाया जा रहा है कि वो कौन से फैक्टर है जो कि खबर को मुमताज बनाते हैं, इम्पोर्टेंट बनाते हैं। तो आप जो है ना उस इसी जमाने में यहाँ पे जो है वो तस्मान स्पिरिट नाम का एक जहाज आया और यहाँ पे हमारे हार्बर में वो जमीन में चढ़ गया, ठीक है, रैन अग्राउंड जिसको कहते हैं, और फिर वो स्प्लिट हो गया, टूट गया, तो उसमें से तेल निकला। तो दुनिया भर के ऑयल स्पिल के बारे में चीजें यहाँ पे छपने लगी हमारे यहाँ पर। तो कैसे हुआ? वैसे हुआ कि भाई ऑयल स्पिल हुआ, हमारा कोर्स जो है गंदा हुआ, उसमें एनवायरनमेंट की पोल्यूशन हुई, पॉल्यूट हो गया पानी। उसके बाद जनाब अली दुनिया भर के जो है रिकॉल करा, किसी किसी राइटर को मौका मिल गया, उसने लिखना शुरू कर दिया कि भाई एशिया के ऑयल स्पिल क्या कहते हैं बड़े बड़े, और भले क्रोनोलॉजी बनाई उन्होंने, या किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, है जी। तो इस तरह से वो टॉपिकलिटी कैसे बन जाती है। तो कोरोना के बारे में इस वक्त आप जो कुछ भी लिखेंगे वो करंट इशू हो जाएगा। ये है मुराद करेंसी से कि हाउ टॉपिकल इज द इशू इन्वॉल्व। जो मेन इशू जिसके ऊपर आप लिख रहे हैं, कलम उठा रहे हैं, मेन वाकया है, मेन इशू है, वाकया अगर नहीं है तो अगर मेन इशू क्या है, आप यानी कोरोना वायरस पे डिस्कस कर रहे हैं या उससे रिलेटेड चीजों को, तो वो ज्यादा टॉपिकल हो जाएगा। तो वो तमाम चीजें जो टॉपिकल हैं इस वक्त हमारे बुलेटिन के हिसाब से, हमारे अखबार के हिसाब से, हमारे टारगेट ऑडियंस के हिसाब से, वो अखबार का टारगेट ऑडियंस है या वो व्यूअर है टेलीविजन चैनल का, या लिसनर है रेडियो चैनल का, तो उसके लिए वो टॉपिकल न्यूज, टॉपिकल इशू, टॉपिकल न्यूज आइटम, टॉपिकल न्यूज रिपोर्ट रिपोर्टिंग हो जाएगी। ये मुराद है करेंसी। अच्छा जी, अब ह्यूमन इंटरेस्ट। देखिए, मैंने कहीं पे लिखा था कि पहले तो यानी आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले अखबारात ही या किसी हद तक रेडियो, टेलीविजन उस तरह से जो है ना वो 24/7 जो है और 24 आवर्स अ डे और 24/7 कवरेज न्यूज की नहीं करता था CNN से पहले। CNN और तो ये जो पायनियरिंग आपके ये जो बड़े बड़े न्यूज चैनल थे, यहाँ पे हमारे यहाँ खबरनामा आता था, या ये कि बीबीसी रेडियो के जरिए 24/7 देता था हमको, मगर टेलीविजन में CNN was probably the first चैनल जो कि 24 घंटे देने लगा।
तो फिर वो बीबीसी रेडियो ने भी टेलीविजन का अपना चैनल लॉन्च किया है, या बीबीसी और वो तकरीबन सीएनएन साइमल्टेनियसली आए होंगे, मगर ये कि बीबीसी रेडियो तो बहुत पुराना है। बीबीसी रेडियो, आकाशवाणी और बीबीसी रेडियो जो है वो 1965 की वॉर के दौरान भी लोग सुनते थे, 71 वॉर की बारे में दौरान सुनते थे, बागटली और ये वो, क्योंकि न्यू दिल्ली में बेस्ड बीबीसी का करस्पॉन्डेंट था, उसको तो 70s 80s से लोग सुना रहे हैं। तो अब जब टेलीविजन का इसको कहना चाहिए कि टेलीविजन जब आम हुआ और घर घर हुआ, उसके बाद इंटरनेट के जरिए, तो अब बिल्कुल ही घर घर क्या, हर आदमी के सेलफोन पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक घर घर में 5 आदमी देख रहे हैं उसको थ्रू इंटरनेट, या देख सकते हैं। देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं वो अलग बात है, मगर 5 आदमी, एक घर के 5 आदमी क्या 6 आदमी भी देख सकते हैं, 7 आदमी भी देख सकते हैं, क्योंकि हर एक आदमी जो है ना इंटरनेट पे लगा करके देख सकता है, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो जियो हो, चाहे वो PRY हो, चाहे वो CNN हो, इंटरनेशनल, लोकल, नेशनल। टेलीविजन देखा जा सकता है 24 घंटे, और हर आदमी देख सकता है। तो नहीं कि फैमिली में एक इडियट बॉक्स होगा और सब मिलकर के देखेंगे, और सिर्फ उसी इडियट बॉक्स पे चलता है, और यानी सिर्फ घर का एक फैमिली टेलीविजन सेट है, उसमें जनाब यानी उसी में देख रहे हैं लोग। नहीं, अब तो हर टीवी, हर हाथ में, हर पाम में, हर आदमी के हाथ में पोटेंशियली टेलीविजन है, थ्रू इंटरनेट, थ्रू वाईफाई। तो जब अखबारात वाहिद जरिया थे, तो दुनिया भर की इंपॉर्टेंट चीजें अखबारात के जरिए पता चलती थी, सुबह सुबह, रोजाना अखबारात के जरिए सुबह सुबह। मगर मैंने आपको बताया कि अगर जुम्मे का अखबार है तो वहां फ्राइडे की खबरें होंगी, और फ्राइडे नाइट गुजारने के बाद यानी सैटरडे मॉर्निंग तक वो लोग खबरें लिखते रहते हैं कि भाई ये फ्राइडे को क्या हुआ। तो क्योंकि देर तक की खबरें ले सकते हैं, तो वो रीडर को जो है ना सैटरडे को जो अखबार मिलता है उसमें फ्राइडे नाइट की भी चीजें होती है, तो वो आदमी समझता है कि तकरीबन क्या रहता है, या फ्राइडे की लेटेस्ट खबरें जो है ना उसके अंदर मौजूद, शाम की भी है, फ्राइडे शाम की। और सैटरडे को उसको जो पता चलता है कि फ्राइडे की शाम को ये हुआ है, तो वो बोलता है हाँ भाई ये तो काफी करीब करीब की खबरें भी, लेटेस्ट खबरें भी हैं, और कोई और जरिया नहीं था। तो वी हैड टू मेक डू विद द न्यूज़पेपर। फिर न्यूज़पेपर के बाद न्यूज, फिर ये आ गया चैनल, रेडियो, टीवी। तो वो तो वाकई के 1.5 घंटे बाद वो टीवी पे आ जाता है वाकया। कहीं पे रोड एक्सीडेंट होता है, या ये कि इमरान खान को तकरीर फरमाते हैं, तो उसके 1.5 घंटे के अंदर अंदर, बल्कि 1.5 घंटे के अंदर क्या वो लाइव भी आ सकता है। तो ये जो अखबारात को एडवांटेज था कि एक दिन पुरानी खबरें भी वो उस तरह से बेचा करते थे जैसे कि करंट खबरें बेच रहे हैं, तो वो एडवांटेज अब उनको रहा नहीं। बल्कि मुसीबत ये पड़ गई कि वो तो ऑडियंस को पहले पता होती है, टेलीविजन के जरिए जो फ्राइडे नाइट को हुआ, तो फ्राइडे नाइट को ही देख लिया लोगों ने टेलीविजन के जरिए। अब क्या करें अखबार, तो अखबार ने मुख्तलिफ तरीके ढूंढने शुरू किए कि भाई हमको भी सर्वाइव करना है, हमको भी तो रहना है दुनिया में, हमारे भी अखबार बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। तो उन्होंने ऐसे इश्यूज को ढूंढना शुरू किया जिसकी वजह से उनको, और दूसरे मामले भी हैं, मगर एक फैक्टर ये है कि टेलीविजन में क्योंकि अक्सर सीधा सीधा मोदी की बातें तो छप चुकी होती है, वो पब्लिक कर चुके होते हैं, टेलीकास्ट कर चुके होते हैं पिछली रात। तो या तो अखबार में अगले दिन उसकी तफसील हो, ज्यादा आगे की थोड़ी सी बात हो, तो अखबारों ने इंटरेस्ट शो करना शुरू किया कि भाई ऐसे वाकयात जो कि पिछली रात कवर नहीं हुए हैं, उनमें से वाकयात ढूंढो तो जो अखबार में कवर होंगे। तो फिर धीरे धीरे पता ये चला कि पब्लिक के अंदर की खबरें जो कि हम एक तरह से कहते थे कि मैं, मेरी शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी आम आदमी की शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, इमरान की शादी इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या हुआ कि ह्यूमन इंटरेस्ट के नाम पर आम आदमी की शादी भी छपेगी,
मगर हाँ उसमें कोई और तड़का होना चाहिए, मतलब ये कि उसमें कुछ और एलिमेंट होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मतलब ये जो बात लिखी गई ना, पीपल एज अपोज टू डेटा आर गेनिंग इंपॉर्टेंस। आप कहते हैं कि ये 19 ये 2005 के अर्थक्वेक में 90,000 लोग शहीद हो गए, ये तो डेटा है ना। डेटा इन द सेंस के भाई फैक्ट्स एंड फिगर्स है ये, ही जस्ट ए नंबर। मैं मारा गया 2005 की मेरा खुदा ना खास्ता मेरा बेटा मारा जाता। मैं वो आजाद कश्मीर घूमने गया हुआ था जब जल्जला आया, साल साल पहले आजाद कश्मीर घूमने गया हुआ था। जल्जला जब आया तो वो जिस होटल में ठहरा हुआ था उसको शहीद हो गया। तो वो कहता है कि मैं 90,000 लोगों में एक इनका बेटा भी था। तो ही इज a figure, he is a data. Until and unless he is a data, yes, he is a data. But until and unless you cover his story incomplete, in detail, है ना, इंक्लूडिंग हिज फेसबुक पेज जिसमें उसने अपने एस्पिरेशंस लिखे थे और अपने जनाब और कोई वीडियो क्लिप भी लोड किया था कि मैं तो अगले महीने शादी करने वाला। फिर मुझसे भी बात करते हैं, यानी वालिद से, वालिद साहब से भी, तब जाके एक ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी डेवलप होती है ना। इस तरह से ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज का अहम हो जाना, मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से अहम ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज कैसे मेन स्ट्रीम होने लगी। हालांकि कभी कभी कहा जाता था कि भाई देखें, बात यह है कि आम आदमी की चौथी शादी नहीं है इम्पोर्टेंट, मगर अब मे भी कॉन्सेप्ट होगा तो ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी। अच्छा, अब डेटा अगर आप देखें तो वो कहते थे कि वो पिछले साल तक जब टेररिज्म हो रहा था तो हमने कहा कि जनाब ये वो वॉर ऑन टेररिज्म हैज मतलब क्लेम्ड एटलीस्ट 50,000 पाकिस्तानी लाइव्स, यानी वॉर ऑन टेररिज्म की पाकिस्तान में लड़ी गई, या यूं समझने के मिलिटेंसी के खिलाफ जंग लड़ी गई, तहरीक तालिबान वगैरह वगैरह, इस्लामिक जिहाद तो यहाँ नहीं है मगर वो इस्लामिक स्टेट, आईसिस, आईएस, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इतना नहीं रहा, मगर ये कि तालिबान और ये जो सेक्टेरियन सेक्टेरियन टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कि शिया सुन्नी को मार रहे हैं और सुन्नी शिया को, तो खैर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, ये चीजें ज्यादा फैलानी नहीं चाहिए। मतलब ये कि लोग जब पाकिस्तानी एक दूसरे को मार रहे थे तो कह रहे थे कि भाई ठीक है इस्लाम के नाम पे मार रहे हैं, जिस 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 नाम पे भी मार रहे हैं। उसमें जो 40,000 आदमी मरे तो मतलब वो 40,000 नहीं तो 30,000 खानदान तो थे ना। अगर एक एक खानदान से बहुत से लोग शहीद हुए पर कम से कम 30,000 20,000 खानदान तो थे। इन खानदानों की कहानी क्या होगी, कैसे होगी? और फिर उन कहानियों में ऐसा भी तो होगा ना कि मिसाल के तौर पे तीन जो है वो मतलब जिहादी तंजीमों में थे भाई, मगर एक आर्मी में था, मगर आज तीन शहीद हो गए, दो जिहादी तंजीमों की तरफ से, एक आर्मी की तरफ से। ये खानदानी, ये अगर ऐसी कोई कहानी है तो मैंने फर्जी बनाई ना अभी, तो ये कवर नहीं होनी चाहिए, ये डेटा रह जाएगा। तो इन चीजों को कहते हैं ह्यूमन इंटरेस्ट। या ये कि कोरोना के कोरोना के वाकयात में कोरोना की वजह से कितने लोग जो है बेरोजगार हुए, वो खबरें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन ये खबरों में भी मतलब ये कि सिर्फ डेटा नहीं रह गए, पब्लिक पब्लिक सिर्फ डेटा नहीं है बल्कि पब्लिक जो है ना ह्यूमन इंटरेस्ट चीजें हैं, ह्यूमन इंटरेस्ट की वाकयात हैं। अखबारों में ऐसी भी चीजें छपनी चाहिए जो आम आदमी की प्रॉब्लम है। तो ये जो कैटेगरी है इसमें धीरे धीरे इजाफा हो रहा है, धीरे धीरे। और सोशल मीडिया पे जो जैसे जैसे चीजें आती हैं सामने, तो ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज भी अब इम्पोर्टेंस की शामिल हो गई हैं।
तो आज से पुराने जो कॉन्सेप्ट्स थे उनमें, उनके तहत तो शायद ये इम्पोर्टेंट नहीं थे, मगर अब इनमें भी इम्पोर्टेंस आती जा रही है कि भाई देखें ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज को हर दफा ही नहीं आप वो एक दिया करेंगे। मिसाल के तौर पे एक वाकया है कि जिसमें कि एक आदमी है, उसको जो है ना उसको बना दिया गया कि ये शादी के रसूल है, या इस्लाम के शायर की बेहुरमती करता है। एक आदमी है, उस पर इल्जाम है, इल्जाम है, he has been accused of and not yet proven guilty. He has just been blamed for desecrating certain Quranic verses. मतलब उसके कचरे में एक कोई टुकड़ा मिल गया अखबार का जिसके ऊपर कोई कुरानिक वर्सेस लिखी, और शादी में रसूल बना दिया गया उसको कि भाई देखो कुरान शरीफ का लिखे हुए टुकड़े, यानी जो कुरानिक वर्सेस हैं वो कचरे में पाई गई, और बस जो भी कानों को हाथ लगाएगा आदमी सुनते ही। मगर अगर इमेजिन करें कि अगर वो किसी पड़ोसी ने वो अपने घर से वो अखबार का टुकड़ा जिसमें कुरानिक वर्सेस लिखे हुए थे वो ला करके इसके कचरे में डाल दिए ताकि इस पे इल्जाम आया, और सबसे पहले जो है ना शोर में खुद मचाया, ये शादी के रसूल में देखो इनके कचरे में क्या मिलता है। तो ऐसा कोई अगर आदमी है जिसको तो फ्रेम किया गया है, जिसको विक्टिमाइज किया गया है, उसकी मे बी उसकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, उसकी जमीन पे कब्जा, उसके घर पे कब्जा करने के लिए अगर ऐसा किया गया है तो वो कवर नहीं होगी, होनी चाहिए ना भाई। तो किस जुमरे में कवर होगी? ह्यूमन इंटरेस्ट के जुमरे में कवर होगी ना। चले थोड़ा ऑड भी होगा ये बात है, ऑडिटी तो है इसमें, चले ठीक है, थोड़ा सा ऑडिटी है, रेयरिटी है, नॉवेल्टी है, तो ये ऐसा वाक्य कम होता है, चलो ठीक है। मगर बेसिकली तो ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी है, सिर्फ इस वजह से उसको उसको विक्टिमाइज कर रहे हैं, उसकी जमीन के ऊपर नजर है और उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। तो ये इस टाइप की खबरें कहाँ आएंगी जो कि अब तक किसी क्राइटेरिया में फॉल नहीं हो रही है। तो ये भी एक फैक्टर बनता जा रहा है इम्पोर्टेंस का कि भाई ये ऐसी खबरें हैं जिसमें कि ह्यूमन एंगल है, ह्यूमन इंटरेस्ट है, लोगों के दर्द दुख सुख है, लोगों के सिर्फ डेटा नहीं है, पब्लिक सिर्फ डेटा नहीं है, और जरूरी नहीं है कि उसका नाम अखबार में छपे ही नहीं अंटिल ही इज ए सेलिब्रिटी एंड प्रोमिनेंट। ठीक है, तो इन वाकयात को कवर करने के लिए ह्यूमन इंटरेस्ट का एक फैक्टर भी है न्यूज न्यूज वर्दीनेस में, न्यूज एलिमेंट्स में। तो अब ये कितने फैक्टर हो गए, अब जरा हम गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए जिसके तहत, अच्छा कुछ खबरों में यानी जैसे कि कहना चाहिए कि इम्पैक्ट के मामले में वो खबर कमजोर है, मगर नॉवेल्टी के दर्जे में बहुत हाई है। नॉवेल्टी के दर्जे में उसको 80% मार्क्स मिलते हैं। इम्पैक्ट के मामले में मिसाल है तो खबर है जिसमें कि 20 मार्क्स मिले उसको। तो टोटल ऐसी लगभग अंदाजा करके लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, यानी वो तमाम खबरों खबरों को कौन सी चीजें कौन सी, पहली बात तो ये है न्यूज वर्दीनेस और न्यूज वर्दीनेस और न्यूज वैल्यूज में हम ये पढ़ते हैं कि वो कौन से अवामिल हैं जिसके तहत, जिसकी वजह से कुछ खबरें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कुछ खबरें कम इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, और इनका इंटरप्ले क्या है, वो कौन से अवामिल हैं, उनकी तफसीलात क्या है कि ये खबर यूं इंपॉर्टेंट होगी कि बहुत से लोगों को मुतासिर करेगी, ये खबर यूं इंपॉर्टेंट है कि ये बिल्कुल लोकल खबर है, कराची की सबसे अहम खबर है तो कराची के अखबारों में और K21 में या मेट्रो में लीड बनेगी। तो ये इन अखबार, ऐसे अखबारों के लिए जो कि कराची की चीजों को कवर करते हैं, नंबर 1 है।
मगर हाँ, दूसरे अखबारों के लिए जो कि नेशनल चीज़ें कवर करते हैं, लाहौर में भी एक इम्पोर्टेंट वाक़या हुआ है, इस्लामाबाद में भी इम्पोर्टेंट वाक़या हुआ है, तो ठीक है कि पाकिस्तान की 3 लीड्स में से 1 लीड कराची की ये खबर है। मगर इंटरनेशनल लैटिन अमेरिका की ये खबर बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, छपे छपे ना छपे हैं। तो वो क्राइटेरियन वो हो जिसमें के वो हम तय कर रहे हैं कि प्रॉक्सिमिटी वाला जो है कि फिजिकली जो यानी मुकामी खबरों के बरखिलाफ बैनुल अक़वामी खबरें, तो बैनुल अक़वामी खबरों का तो चांस कम हो जाएगा ना भाई। वो तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो लैटिन अमेरिका में कितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना रही, या है लैटिन अमेरिका के लिए बहुत, ब्राजील के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर ब्राजील है कहाँ, बहुत से लोगों को तो हमारे पता ही नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तानियों के लिए वो खबर इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान के लिए सट्टा की खबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वो फैक्टर्स है अवामिल है, ये 8 फैक्टर मैंने समझा दिए। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह से मतलब वो अवामिल क्या है, वो फैक्टर्स क्या हैं जो कि खबरों को अहम या गैर अहम बनाते हैं। ये लेक्चर जो है वो न्यूज़ राइटिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों कोर्सेज में कुछ कुछ चीज़ें कॉमन भी है। थैंक यू गाइस। स्टूडेंट्स इसको जो है वो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करें, मैं मजीद भी